नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपातों की। दोस्तों, जान लेते हैं आखिर ये जलप्रपात होते क्या हैं? नदी के मार्ग में जब कठोर चट्टानों के नीचे नरम चट्टानें होती हैं, तो नरम चट्टानें आसानी से टूट जाती हैं और कठोर चट्टानों के नीचे गिरता हुआ जल दर्शनीय होता है, जो पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि धरातल की असमानता के कारण नदी का पानी जब ऊपर से नीचे तीव्रता से आता है, तो इसे ही हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। चलिए, मैं मध्य प्रदेश के जलप्रपातों का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। दोस्तों, याद रखें, अधिकांश जलप्रपातों का निर्माण नदियों के ऊपर होता है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से काफी ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, तो समानांतर रूप में कठोर और नरम चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे नरम चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, वो टूट जाती हैं। लेकिन कठोर चट्टानें टूट नहीं पाती, तो ऊपर से गिरता हुआ जल बहुत ही दर्शनीय होता है, जो हमें रोमांच से भर देता है। इसी को हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदियों पर स्थित जितने भी वाटरफॉल हैं उसका एक ओवरव्यू दिया। चलिए, अब हम मध्य प्रदेश के एक एक वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी जलप्रपात हैं, अधिकांश जलप्रपात जैसा मैंने आपको बताया नदियों के ऊपर बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, जैसे ही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल अमरकंटक में सबसे पहले एक जलप्रपात मिलेगा और इसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, कपिल धारा जलप्रपात ये दोस्तों अमरकंटक में स्थित है। ये जो कपिलधारा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। तो दोस्तों, याद रखें, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 12 मीटर के आसपास है। कपिलधारा जलप्रपात, इसका नाम कपिलधारा क्यों पड़ा? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और यहां पर एक ऋषि जिनका नाम था कपिल मुनि, कपिल मुनि, तो कपिल मुनि की तपस्या के कारण इस जलप्रपात का नाम कपिल धारा जलप्रपात पड़ा है। तो दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कपिल मुनि की तपस्या के कारण अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित इस पहले जलप्रपात का नाम कपिल धारा जलप्रपात पड़ा, जो लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कपिलधारा से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो इससे कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर एक और जलप्रपात मिलेगा अमरकंटक में। इसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात। तो दोस्तों, इसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात और ये जलप्रपात बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। हालांकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3 मीटर के आसपास है। तो 3 मीटर ऊंचा ये जो जलप्रपात है, ये है दुग्धधारा। चलिए, इसका नाम दुग्धधारा क्यों पड़ा? तो यहां पर एक ऋषि जिनका नाम था दुर्वासा, तो दुर्वासा ऋषि की तपस्या के कारण दोस्तों इस जलप्रपात का नाम दुग्धधारा जलप्रपात पड़ा है और ये दोनों ही जो जलप्रपात हैं वो नर्मदा नदी पर अमरकंटक में स्थित हैं। दुग्धधारा जलप्रपात के बाद नर्मदा नदी आगे बढ़ती है। नर्मदा नदी डिंडोरी, मंडला और जबलपुर होते हुए, जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, ये सारी की सारी चीजें नर्मदा नदी पर ही स्थित है दोस्तों। और उसके बाद तीसरा जो जलप्रपात मिलता है वो है धुआंधार जलप्रपात। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और वहीं पर अमरकंटक में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है लक्ष्मण धारा जलप्रपात। ये तीनों ही जलप्रपात जो है वो अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, नर्मदा नदी जैसे ही आगे बढ़ी, डिंडोरी मंडला होते हुए जबलपुर पहुंचती है, तो जबलपुर में एक चौथा जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है, बहुत ही दर्शनीय जलप्रपात है। इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा? क्योंकि
नर्मदा की धारा यहां काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। जब नर्मदा नदी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है तो इसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। याद रखें, मई 2021 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, मई 2021 में इसको यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखें, धुआंधार जलप्रपात को मई 2021 में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मतलब अभी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की सूची में मध्य प्रदेश के 3 ही स्थल शामिल हैं। अभी जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसको यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। हो सकता है निकट भविष्य में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाए। चलिए, तो याद रखें कि धुआंधार जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। इस जलप्रपात के पास में आपको बड़ी मात्रा में संगमरमर की खड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। संगमरमर की चट्टानें यहां मिलेंगी। इसी जलप्रपात के पास में आपको 64 योगिनी का मंदिर भी मिलेगा दोस्तों। तो एक तो आपको संगमरमर, तो संगमरमर के लिए फेमस है ये धुआंधार जलप्रपात। संगमरमर की चट्टानें, बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप ही संगमरमर होता है। इसके अलावा यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर, तो इसको भी आप याद रखें। 64 योगिनी मंदिर के लिए भी फेमस है भेड़ाघाट। यहीं पर 64 योगिनी मंदिर जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। याद रखें, यहीं पर बरगी बांध, रानी अवंती लोधी सागर परियोजना भी जबलपुर में इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। ये जो बांध है बरगी डैम, यहां पर मोटर बोट, स्टीमर, नाव की सवारी, इसके अलावा इसी के किनारे डुमना नेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। तो याद रखिएगा, डुमना नेशनल एयरपोर्ट, याद रखें दोस्तों, ये कहां पर है? जबलपुर में है। तो डुमना नेशनल एयरपोर्ट आपको यहीं पर धुआंधार जलप्रपात के निकट ही जबलपुर में देखने को मिलेगा। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये भेड़ाघाट जलप्रपात की यात्रा को सुखद और आनंदमय बना देती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने नर्मदा नदी पर देख लिया कपिलधारा जलप्रपात, उसके बाद दुग्धधारा जलप्रपात और लक्ष्मण धारा जलप्रपात। ये तीनों ही जलप्रपात अनूपपुर में। और चौथा जो जलप्रपात हमने देखा, बहुत ही सुंदर धुआंधार जलप्रपात, और ये है जबलपुर के भेड़ाघाट में। आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात के बाद जो अगला जलप्रपात मिलेगा खंडवा में, इसका नाम है दर्दी जलप्रपात। तो खंडवा जिले में आपको मिलेगा दर्दी जलप्रपात। याद रखें, ये खंडवा जिले में है। बहुत सी किताबों में आपको खरगोन भी मिलेगा। तो दोस्तों याद रखना, दर्दी जलप्रपात खंडवा में स्थित है। इसी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दर्दी जलप्रपात को मंदार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, दर्दी जलप्रपात का जो दूसरा नाम है वह है मंदार जलप्रपात। ठीक है, चलिए, खंडवा के बाद नर्मदा नदी आगे बढ़ती है और ये खरगोन जिले में जाती है। खरगोन जिले में इसके ऊपर दोस्तों एक जलप्रपात है, इसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा ये खरगोन के महेश्वर में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये खरगोन जिले के महेश्वर में आपको देखने को मिलेगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात, इसका नाम सहस्त्रधारा क्यों पड़ा? क्योंकि सहस्त्र बाहु सहस्त्र बाहु राजा के नाम पर इस जलप्रपात का नामकरण किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सहस्त्र बाहु राजा के नाम पर, यहां लिख देते हैं,
सहस्त्रबाहु राजा के नाम पर इस जलप्रपात का नाम सहस्त्रधारा जलप्रपात पड़ा है। तो ये जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर महेश्वर में खरगोन जिले में स्थित है। चलिए, तो ये हमने नर्मदा नदी पर स्थित जितने जलप्रपात थे मध्य प्रदेश में उन जलप्रपातों की बात की। तो देख लेते हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, उसके बाद ये सारे के सारे तीनों ही जलप्रपात अमरकंटक में। उसके बाद जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, खंडवा में दर्दी या मंदार जलप्रपात और खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अच्छा, नर्मदा नदी पर ही आगे, जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो एक और जलप्रपात मिलता है जिसका नाम है जारवानी जलप्रपात। अब हम देख लेते हैं चंबल नदी पर स्थित मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो जो चंबल नदी है दोस्तों, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर की मऊ तहसील की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। तो मऊ की जनापाव पहाड़ी से चंबल का ओरिजिन होता है और ये आगे जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी पर भी मध्य प्रदेश में कुछ जलप्रपात हैं, खासकर इंदौर में। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो चंबल नदी पर मिलने वाला मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला जलप्रपात है वो है शीतला माता जलप्रपात। तो दोस्तों, ये जो शीतला माता जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। तो चंबल नदी पर पहले शीतला माता जलप्रपात मिला। शीतला माता जलप्रपात के बाद फिर हमें एक और जलप्रपात मिलेगा, इसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात। तो शीतला माता जलप्रपात, दूसरा पाताल पानी जलप्रपात, और तीसरा एक और जलप्रपात मिलेगा हमको इंदौर में, इसका नाम है झाड़ीदा जलप्रपात। तो दोस्तों, हमने चंबल नदी पर इंदौर शहर में, इंदौर जिले में 3 जलप्रपात देख लिए। तीनों के ही नाम याद रखें। पहला जलप्रपात देखा हमने शीतला माता, पहला है शीतला माता, दूसरा है पाताल पानी और तीसरा है झाड़ीदा। तो दोस्तों, ये पाताल पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो पाताल पानी जलप्रपात जो है वो इंदौर जिले में है और ये चंबल नदी पर है। तो शीतला माता, पाताल पानी, झाड़ीदा, ये तीनों ही जो जलप्रपात हैं वो इंदौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। चलिए, जब चंबल नदी आगे बढ़ती है तो चंबल नदी पर आपको और भी जलप्रपात मिलेंगे। जैसे राजस्थान में इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, इसका नाम है चुलिया जलप्रपात। तो राजस्थान में कोटा जिले में, राजस्थान के कोटा में चुलिया जलप्रपात है। याद रखना दोस्तों, बहुत सारी किताबों पर यह लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो चुलिया जलप्रपात है, ये चुलिया जो जलप्रपात है ये मंदसौर में है। तो याद रखना, मंदसौर में नहीं है, मंदसौर में ये जलप्रपात नहीं है, मंदसौर में नहीं है, ये फैक्ट गलत है। ये कहां पर है? कोटा में है। कोटा, और कोटा, कोटा आपको पता ही है कहां पर है, राजस्थान का एक फेमस शहर है, फेमस जिला है कोटा। तो कोटा में ये चुलिया जलप्रपात है, लेकिन ये चंबल नदी पर है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है, राजस्थान में जाती है और राजस्थान के बाद पुनः मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले से दोबारा प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में श्योपुर, भिंड, मुरैना होते हुए ये पुनः उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, चंबल नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, याद रखें, चंबल नदी घाटी परियोजना। और ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है या चंबल घाटी परियोजना है, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा दोस्तों राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं, 3 डैम बनाए गए हैं और जो तीनों डैम हैं उनके नाम आप याद रखें। पहला डैम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर बांध और तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना के तहत गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध बने हैं, जिसमें से गांधी सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, जबकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों ही बांध दोस्तों राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, और एक बात और याद रखें, जो चंबल नदी घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिएगा इसको।
मध्य प्रदेश की बोल रहा हूं मैं, भारत की नहीं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 1948 में बनाई गई थी। अमेरिका की मिसिसिपी नदी की टेनेसी नदी की तर्ज पर बनाई गई थी दामोदर घाटी परियोजना, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। जबकि मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो चंबल नदी पर बनाई गई है। याद रखें, बहुउद्देशीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके एक उद्देश्य नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इरिगेशन, सिंचाई सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा विकास करना। दूसरा, जल विद्युत का उत्पादन करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना। साथ में वाटर लेवल को बढ़ाना, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना इस चंबल नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले गांधी सागर बांध बन करके तैयार हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चंबल नदी पर हमने दोस्तों कितने जलप्रपात देखे? तो चंबल नदी पर हमने 4 जलप्रपात देखे, जिसमें से 3 जलप्रपात शीतला माता, पाताल पानी और झाड़ीदा ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। जबकि राजस्थान में जब ये नदी पहुंचती है तो राजस्थान के कोटा जिले में चुलिया जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा, चुलिया कोटा में है, ना कि मंदसौर में है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी जलप्रपात हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है, बीना नदी। बीना नदी दोस्तों ये रायसेन से निकलती है, और जब ये बीना नदी आगे जाती है तो आगे जाकर के बीना नदी बेतवा में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो बीना नदी है, आपको बता दें बीना नदी ये दोस्तों बेतवा की सहायक नदी है। यहां से होकर के एक नदी बहती है, इसका नाम है बेतवा। तो पहले तो ये याद रखें। और बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, बेतवा जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो बीना बेतवा की सहायक नदी है। इस बीना नदी पर आपको एक जलप्रपात मिलेगा। इस जलप्रपात का नाम है भालखुंड जलप्रपात। और ये जो भालखुंड जलप्रपात है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे सागर जिले में स्थित है। तो याद रखे रहेगा आपको सागर में। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो भालखुंड जलप्रपात है ये सागर जिले के राहतगढ़ तहसील में स्थित है। सागर जिले के राहतगढ़ तहसील में स्थित है, इसलिए इस जलप्रपात को राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसी भालखुंड जलप्रपात को राहतगढ़ कहते हैं। और राहतगढ़ बोलने के पीछे कारण ये है क्योंकि ये सागर जिले के राहतगढ़ तहसील में स्थित है, इसलिए ये राहतगढ़ या भालखुंड जलप्रपात कहलाता है। तो ये बीना नदी पर है। बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है, और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है भालखुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में दोस्तों और भी जलप्रपात हैं। तो चलिए हम इन जलप्रपातों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं। चलो, तो अगला जो जलप्रपात है दोस्तों मध्य प्रदेश का, वो है बैनगंगा नदी पर। तो बैनगंगा नदी पर आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, इसका नाम है गांगुलपारा जलप्रपात। तो याद रखें, ये जो गांगुलपारा जलप्रपात है, ये आप देख रहे होंगे गांगुलपारा, ये बालाघाट में है। बालाघाट, बालाघाट जिले में स्थित है दोस्तों गांगुलपारा जलप्रपात बैनगंगा नदी पर। बैनगंगा नदी सिवनी जिले के गोपालगंज तहसील से निकलती है। गोपालगंज से निकलकर ये बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र में जाकर के वर्धा नदी में मिल जाती है। और जब वर्धा में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। और ये प्राणहिता नदी आगे जाकर के गोदावरी में मिलती है, और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बैनगंगा का जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के गोपालगंज से होता है, और बालाघाट जिले में इस नदी पर गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा, गांगुलपारा जलप्रपात ये बैनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। आगे चलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी जलप्रपात हैं। तो दोस्तों एक पार्वती नदी है जो सीहोर जिले से निकलती है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से होता है, और ये जो पार्वती नदी है आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए, तो पार्वती नदी चंबल नदी में दोस्तों राजस्थान में मिलती है। यहाँ पर एक्चुअली में तो ये मध्य प्रदेश में दिखा दिया है, तो याद रखें राजस्थान में जाकर के पार्वती नदी का जो मिलन है वो चंबल में होता है। और इसी पार्वती नदी पर आपको एक जलप्रपात मिलेगा देखने को, इसका नाम है सुल्तानगढ़ जलप्रपात। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। शिवपुरी, याद रखें आप, शिवपुरी बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में है। तो शिवपुरी जिले में सुल्तानगढ़ जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा
सुल्तानगढ़ जलप्रपात सिवनी जिले में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और नदी बहती है, केन नदी। केन नदी कटनी से निकलती है। कटनी के कैमूर पर्वत से इसका दोस्तों ओरिजिन होता है केन नदी का। और ये जो केन नदी है, इस केन नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, इसका नाम है रनेह जलप्रपात। तो दोस्तों ये जो रनेह जलप्रपात है, ये केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, छतरपुर जिला। राजा छत्रसाल के द्वारा, जो बुंदेला शासक थे राजा छत्रसाल, उनके द्वारा इस छतरपुर नगर की स्थापना की गई थी। छतरपुर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। खजुराहो के मंदिर इसी छतरपुर जिले में स्थित है। और यही छतरपुर पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है रनेह जलप्रपात। तो याद रखें दोस्तों, रनेह जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसी केन नदी पर, जब ये केन नदी आगे बढ़ती है, पन्ना जिले में जाती है, तो पन्ना में एक जलप्रपात मिलेगा आपको जिसका नाम है पांडव जलप्रपात। तो पांडव जलप्रपात पन्ना में केन नदी पर स्थित है। तो केन नदी पर हमने दो जलप्रपात देख लिए, एक रनेह जलप्रपात और दूसरा है पांडव जलप्रपात। तो चलिए, ये हमने मध्य प्रदेश के सारे ये हमने मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात देखे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हम और भी जलप्रपात देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है टोंस नदी। और ये जो टोंस नदी है, ये आप देखेंगे टोंस नदी सतना जिले से निकलती है और आगे जाकर के ये टोंस नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा में डायरेक्ट जाकर के मिलने वाली सोन नदी के बाद ये दूसरी नदी है टोंस नदी। तो याद रखें, एक तो सोन मिलती है और दूसरी टोंस नदी मिलती है। टोंस का पुराना नाम इसे तमसा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसको तमसा कहा जाता था। तो याद रखें, टोंस या तमसा, इस नदी का ओरिजिन सतना जिले से होता है और ये गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। टोंस नदी पर एक जलप्रपात मिलता है, इस जलप्रपात का नाम है पुरवा जलप्रपात। तो याद रखिएगा, टोंस नदी पर सतना में ही एक जलप्रपात है, उसका नाम है पुरवा जलप्रपात। इसके अलावा टोंस की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे इसकी कुछ एक सहायक नदी है दोस्तों, इसका नाम है बीहड़ नदी। तो सबसे पहले इसकी एक सहायक नदी हम देख लेते हैं, बीहड़ नदी। आपने सुना होगा बीहड़ नदी के तट पर ही रीवा शहर बसा हुआ है। बिल्कुल सही सुना है। लेकिन आपको बता देते हैं कि बीहड़ नदी में जाकर के एक और नदी मिलती है, उसका नाम है एक्चुअली में बिछिया नदी। और ये जो बिछिया नदी है और बीहड़ नदी है, दोनों के तट पर आपको मिलेगा रीवा। लेकिन आप याद रखें, ये जो बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी के ऊपर ही रीवा जिले में एक जलप्रपात है दोस्तों, इसका नाम है चचई जलप्रपात। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे मध्य प्रदेश के जलप्रपातों की, मध्य प्रदेश के वाटरफॉल की। मध्य प्रदेश में खासकर रीवा जिले के वाटरफॉल। तो रीवा के हम वाटरफॉल देख रहे हैं। तो रीवा में बहुत सारे जलप्रपात हैं दोस्तों, उसमें पहला जलप्रपात है चचई। बहुत सारी किताबों में चचई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कहा गया है, पहले कहा जाता था। लेकिन अब याद रखें, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, अभी बस कुछ देर में ही मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चचई जो है, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है और ये जो है रीवा में है। चलिए आगे देखते हैं। इसी बीहड़ नदी पर आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है बिछिया नदी। तो बीहड़ की सहायक नदी है बिछिया। तो बिछिया जाके मिली बीहड़ में और कहा मिलती है दोस्तों, ये रीवा में। तो रीवा जो शहर है वो बीहड़ और बिछिया नदी के संगम पर स्थित है। और बीहड़ टोंस की सहायक नदी है और बीहड़ नदी पर ही चचई जलप्रपात स्थित है। अच्छा, एक बात आपको बता दें, ये जो चचई जलप्रपात है, चचई जलप्रपात की जो हाइट है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 130 मीटर है। तो याद रखें, चचई जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 130 मीटर है और रीवा जिले का यह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दर्शनीय वाटरफॉल है। आगे बढ़ते हैं। चचई जलप्रपात के बाद और भी मध्य प्रदेश में जलप्रपात हैं, तो देखते हैं। इस टोंस नदी की एक और सहायक नदी है, इसका नाम है महाना नदी। महाना नदी, और इस महाना नदी पर रीवा जिले की एक तहसील है जिसका नाम है सिरमौर। इस सिरमौर जिले पर, सिरमौर तहसील में एक जलप्रपात है दोस्तों जिसका नाम है केवटी जलप्रपात। तो याद रखें, महाना नदी पर रीवा की सिरमौर तहसील में जो जलप्रपात है इसका नाम है केवटी जलप्रपात। तो रीवा में चचई के बाद हमने एक और जलप्रपात देख लिया, रीवा के सिरमौर में कौन सा जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात है। केवटी किस नदी पर, महाना नदी पर। महाना किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। तो याद रखें, टोंस की सहायक नदी है महाना नदी। चलिए, चचई देख लिया हमने, चचई बीहड़ नदी पर।
केवटी देख लिया हमने महाना नदी पर, क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद हम रीवा में और जलप्रपात देख लेते हैं। इसी टोंस नदी से जाकर के एक नदी मिलती है, इसका नाम है बेलन नदी। तो याद रखें बेलन नदी, और बेलन की एक सहायक नदी है दोस्तों, इसका नाम है सेलर नदी। तो सेलर नदी बेलन की सहायक नदी है, और इसी सेलर नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है बहुटी जलप्रपात। और याद रखें ये जो बहुटी जलप्रपात है ये अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 198 मीटर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा वाटरफॉल बहुटी, जो सेलर नदी पर है। सेलर बेलन की सहायक नदी है, याद रखना सेलर डायरेक्ट टोंस में नहीं मिलती है बल्कि ये बेलन नदी में मिलती है, और बेलन नदी आगे जाकर के टोंस में मिल जाती है। तो बहुटी वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे बड़ा जलप्रपात है बहुटी बहुटी बहुटी। याद रखें दोस्तों, जो सेलर नदी पर है, किस जिले में? रीवा जिले में। तो याद रखें बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में ये है सेलर नदी पर, और सेलर है बेलन की सहायक नदी और बेलन है टोंस की सहायक नदी। क्लियर हुआ आपको? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है बहुटी। याद रखें चचई जलप्रपात नहीं है, आज भी बहुत सी किताबों में चचई मिलता है, ये गलत है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें बहुटी को ही सही माना गया है। तो बहुटी अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और इसकी जो हाइट है, एक्चुअली में इसका सही तरीके से मेजरमेंट हुआ, पहले मेजरमेंट जो हुआ उसमें हाइट इसकी कम आकी गई थी, इसलिए चचई को बड़ा कहा जाता था। लेकिन नए तरीके से जब इसका मेजरमेंट हुआ, अच्छे सही तरीके से मेजरमेंट हुआ, तो अब बहुटी की जो हाइट है, एग्जैक्ट इसकी जो हाइट बताई गई है वो 198 मीटर, 198 मीटर है। इसलिए अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया है बहुटी जलप्रपात, जो रीवा में स्थित है, और ये सेलर नदी पर स्थित है। याद रखें सेलर बेलन की सहायक नदी और बेलन टोंस की सहायक नदी है। क्लियर? चलिए, तो ये हमने देख लिया बहुटी वाटरफॉल। इसके अलावा दोस्तों ये तो हमने देखे रीवा जिले के जलप्रपात। तो रीवा में हमने कौन कौन से जलप्रपात देख ले, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो रीवा में हमने देखा चचई जलप्रपात, चचई जलप्रपात बिहार नदी पर है। इसके अलावा महाना नदी पर हमने देखा केवटी जलप्रपात, और सेलर नदी पर देखा हमने बहुटी जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और टोंस नदी पर हमने देखा एक जलप्रपात जिसका नाम है पुरवा जलप्रपात। सॉरी, पुरवा मैंने आपको सतना बता दिया था। पुरवा पुरवा सॉरी 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 पुरवा जो है दोस्तों वो सतना में नहीं है, पुरवा जो है वो रीवा जिले में है यार, रीवा रीवा रीवा, ठीक है ना, माफ करें। पुरवा जो जलप्रपात है वो भी रीवा जिले में स्थित है, याद रखिएगा पुरवा रीवा जिले में, और सारे के सारे जो जलप्रपात हैं ये रीवा जिले में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, होशंगाबाद जिले में है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को, मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है पचमढ़ी। और पचमढ़ी में भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं। इसमें सबसे पहला जो जलप्रपात है इसका नाम है अप्सरा जलप्रपात। तो अप्सरा जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है दोस्तों, और ये यहीं पर पचमढ़ी में है। इसके अलावा दूसरा जो जलप्रपात आपको पचमढ़ी में मिलेगा इसका नाम है रजत जलप्रपात, या इसको सिल्वर वाटरफॉल भी कहा जाता है। एक्चुअली में सतपुड़ा की वादियों में बहुत ऊंचाई से यहाँ पानी नीचे गिरता है रजत जलप्रपात में। तो रजत में होता क्या है कि जब सुबह सुबह इसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं, सुबह सुबह जब सूरज की किरणें इस पानी में पड़ती हैं तो यहाँ का जो जल है वो बिल्कुल सिल्वर जैसे दिखाई देता है। यहाँ का जल सिल्वर जैसे दिखाई देता है, इसलिए इस वाटरफॉल को सिल्वर फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो सिल्वर फॉल या सिल्वर जलप्रपात किसे कहते हैं, या रजत को कहते हैं, मतलब रजत को ही हम इंग्लिश में सिल्वर कहेंगे। तो याद रखिएगा सिल्वर वाटरफॉल या रजत जलप्रपात। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह पानी जब यहाँ से ऊपर से गिरता है और सूर्य की किरणें जब इसमें पड़ती हैं तो इसका कलर रजत या सिल्वर जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसे रजत या सिल्वर जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पचमढ़ी में एक और जलप्रपात है, इसका नाम है डचेस फॉल या डचेस जलप्रपात। ये जो डचेस जलप्रपात है ये पचमढ़ी का बहुत ही भव्य और खूबसूरत एक झरना है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है और देखने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो
ये डचीज जलप्रपात भी आपको पचमढ़ी में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा पचमढ़ी में दोस्तों एक और जलप्रपात है और इस जलप्रपात का नाम है बी फॉल। तो याद रखना आप, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बी फॉल। बी फॉल या बी जलप्रपात, ये भी एक जलप्रपात है यहाँ का, पचमढ़ी का ही है दोस्तों, ये पचमढ़ी में ही है ये जलप्रपात बी फॉल। समझ लीजिए बी फॉल, बी मतलब होता है मधुमक्खी, बी मतलब होता है मधुमक्खी। इसका नाम बी फॉल क्यों पड़ा? अच्छा याद रखें, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको जमुना जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों। बी फॉल का एक और नाम है, इसको जमुना जलप्रपात भी कहते हैं। और व्यापम ने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, जमुना जलप्रपात, तो याद रहेगा आपको, बी फॉल को ही जमुना जलप्रपात भी कहा जाता है। इस बी फॉल में ऊपर से गिरता हुआ पानी मधुमक्खी के समान आवाज करता है। याद रखें, ये जो फॉल है, जब इस बी फॉल में हम नीचे उतरते हैं, याद रखना है ये जो जलप्रपात है काफी गहरी घाटी में है और लगभग नीचे जाने के लिए 100 से ज्यादा सीढ़ियों से उतर करके हमको नीचे जाना पड़ता है। बी फॉल जलप्रपात में बहुत सारी सीढ़ियों से नीचे उतर करके हमको जाना पड़ता है। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो मधुमक्खी के समान आवाज करता है, इसलिए इस जलप्रपात को बी फॉल कहते हैं। तो याद रखें, बी फॉल या इसी का दूसरा नाम है जमुना जलप्रपात। दोस्तों याद रखें, जमुना एक नदी भी है। याद रखें, गंगा नदी को बांग्लादेश में, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जमुना जलप्रपात हमने देख लिया, ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है। बी फॉल को ही जमुना जलप्रपात भी कहते हैं। तो काफी नीचे गहराई में है, घाटी में स्थित है, बहुत सारी सीढ़ियों से उतरकर ये इस जलप्रपात में जाना पड़ता है और इस झरने का पानी सारे पचमढ़ी को सप्लाई होता है। तो याद रखें, जो बी फॉल है इसका पानी जो है वो पूरे के पूरे पचमढ़ी को सप्लाई किया जाता है। तो ये थे पचमढ़ी के कुछ जलप्रपात, अप्सरा, रजत, डचेश और बी फॉल या जमुना फॉल, जमुना वाटरफॉल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास जिले में भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है शंकर खो जलप्रपात। तो याद रखें, ये शंकर खो जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। तो ये देखा हमने दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, मध्य प्रदेश के वाटरफॉल और मध्य प्रदेश के जितने भी मैंने वाटरफॉल आप लोग को बताए, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के आप सारे वाटरफॉल को याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर हमने कुछ जलप्रपात देखे, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर हमने देखा अमरकंटक में कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धारा जलप्रपात, लक्ष्मणधारा जलप्रपात, ये तीनों ही जलप्रपात अमरकंटक में है। इसके बाद जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, फिर खंडवा में हमने दर्दी या मंदार जलप्रपात देखा और खरगोन में हमने शास्त्रधारा जलप्रपात देखा। इसके अलावा चंबल नदी पर हमने इंदौर में 3 जलप्रपात देखे, शीतला माता जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदा जलप्रपात। ये तीनों ही जलप्रपात दोस्तों इंदौर में है। जबकि जब ये चंबल नदी राजस्थान में जाती है तो कोटा में चुलिया जलप्रपात है। बीना नदी पर मध्य प्रदेश में सागर जिले में भालखुंड और सागर के राहतगढ़ तहसील में, इसलिए राहतगढ़ जलप्रपात भी इसको कहते हैं। बैनगंगा पर गांगुलपारा जलप्रपात है। जबकि बीहड़ नदी पर हमने देखा चचई जलप्रपात और केन नदी पर हमने देखा पुरवा जलप्रपात। केन नदी पर रनेह जलप्रपात हमने देखा। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में और भी जलप्रपातों की बात की है, जैसे मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हमने देखा टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सेलर नदी। इस सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। और हमने देखा ये जो सेलर नदी है ये बेलन की ही सहायक नदी है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये जलप्रपात बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं हम मध्य प्रदेश में किसी और लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।